जय हिंद। आज हम लोग इस टॉपिक पे अंदर देखेंगे कि हमारे ऊपर देश किस तरह से नियम लगाकर हम लोगों को सही ढंग से अपने देश में व्यवस्थित ढंग से रखती है। और कोई अगर अपराध कर दिया, कोई अगर कांड कर दिया, तो थाना उसके ऊपर एफआईआर कैसे लिखती है, जीरो एफआईआर क्या होती है, कैश डायरी क्या होती है, थाना का जो अध्यक्ष होते हैं उनके क्या काम होते हैं, एसआई का काम क्या है, एएसआई का काम क्या है, उसके बाद एससी का काम क्या है, सी का काम क्या है, होमगार्ड का काम क्या है। और कोई छोटा मोटा अपराध किया तो उसको कौन सा अपराध में रखेंगे, कोई बड़ा अपराध किया है तो उस बड़े अपराध को किस अपराध के अंतर्गत रखेंगे, हमारे ऊपर फिर अनुच्छेद कैसे काम करती है। हम जब देश के अंदर रह रहे हैं तो देश हमारे ऊपर एक नियम के तहत हम लोगों को एक नियम लगाई हुई है जिसे अनुच्छेद कहते हैं। वो अनुच्छेद क्या है, आईपीसी की धाराएं क्या होती है। जब हम लोग पुलिस थाना में जाते हैं तो पुलिस हम लोग के ऊपर धारा लगाती है, धारा 144, धारा 302, 7, धारा 309, ये धारा क्या होती है। और जैसे हम लोगों को थाना में चार्जशीट लिखा जाता है, चार्जशीट क्या होती है, कैश डायरी क्या होती है, सारा नाम में जब मेरा कैश चार्जशीट लिखा गई तो वह फिर हम लोगों के जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भेज दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज के साथ क्या बातचीत होती है, फिर पुलिस हम लोगों को रिमांड पर कैसे लेती है, पुलिस हम लोगों को मार भी सकती है रिमांड पर ले जाके। सारा चीज आज हम लोग एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट देखेंगे। आप इस वीडियो को रेगुलर देखते रहिए, एक भी डाउट नहीं बचेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपराध, इसमें हम लोगों को देखना है अपराध कि कोई भी व्यक्ति जब किसी बड़े कांड करते हैं, अपराध करते हैं, तो इस देश में अपराध को दो भागों में बांटा गया है। अपराध को दो भागों में बांटा गया है। अपराध को दो भागों में बांटा गया है। एक को बोला जाता है संघीय अपराध, संघीय अपराध, और एक को बोलते हैं असंघीय अपराध। असंघीय अपराध, अपराध इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टाजेबल। संघीय को बोला जाता है कॉन्टाजेबल, असंघीय अपराध को बोलते हैं नॉन कॉन्टाजेबल। नॉन कॉन्टाजेबल। संघीय अपराध क्या होता है और असंघीय अपराध क्या होता है। संघीय अपराध का मतलब हुआ बड़ा बड़ा अपराध और असंघीय अपराध का मतलब हुआ छोटा छोटा अपराध। मान लीजिए बड़ा अपराध कहने का मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति किसी को मर्डर कर दिया तो ये छोटा अपराध में नहीं आएगा, ये बड़ा अपराध में आएगा। मान लो किसी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गोली मारकर मर्डर कर दिया तो ये संघीय अपराध हो गया। अब मान लो कि कोई, हम लोग घर तरफ गुल्ली डंडा खेलते हैं और गुल्ली डंडा खेलने के बाद उसका गोली लग गया नाक पर और नाक उसका टूट गया, नाक टूट दिया उसका, तो नाक टूट गया, तो नाक टूट गया तो छोटा अपराध है कि बड़ा अपराध है? छोटा अपराध है भैया। फिर उसका नाक मतलब पूरा कंप्लीट नहीं टूटा है, छिछड़ा गया, तो क्या बड़ा अपराध है? नहीं। तो ये हो जाएगा असंघीय अपराध। किसी को मारे एक तमाचा तो क्या बड़ा अपराध हो गया? नहीं, छोटा अपराध हुआ। तो छोटे मोटे अपराधों को असंघीय अपराध कहते हैं और बड़े बड़े अपराधों को संघीय अपराध कहा जाता है। जैसे कि किसी को मारे और मर गया बेचारा, तो क्या छोटा अपराध हुआ? नहीं, संघीय अपराध हुआ। बहुत बड़ा अपराध को संघीय अपराध कहते हैं, छोटे मोटे अपराध को असंघीय अपराध कहते हैं। और एक चीज और देखिए, मान लो कि कहीं एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद वह व्यक्ति मर गया, तो मर गया भैया तो छोटा मोटा बात है? नहीं, बड़ा बात है, तो बड़ा अपराध हुआ। तो बड़ा अपराध को ही क्या बोलते हैं? संघीय अपराध कहते हैं। अब मान लो कि मारे और मर भी किया, हम लोग गांव तरफ क्या बोलते हैं, छिकित्ता खेला जाता है, छिकित्ता। अब छिकित्ता खेलने के बाद क्या होता है कि एक टांग ऊपर रहता है, एक टांग नीचे रहता है। उसमें छिकित्ता खेलने के बाद कोई पीछे से ढकेल दिया, ढकेलने के बाद वह बचिया गिर गई। अब गिर गई तो उसका नाक टूट गया, दांत उसका टूट गया। अब दांत उसका टूट गया, अब टूट गया तो छोटा अपराध की बड़ा अपराध? छोटा अपराध। तो छोटा मोटा अपराध किसमें आएगा? असंघीय अपराध। आशा है कि अपराध आपको समझ में आ गया होगा, संघीय अपराध और असंघीय अपराध किसे कहते हैं। जब जाहिर सी बात है कि जब आप गलती हुआ है, अपराध हुआ है, तो आप तो थाना में जाइएगा अपना लिखाने के लिए। हाँ, तो छोटे मोटे अपराध अगर किए हैं ना और आप थाने में अपना रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाएंगे तो थाना वाला को मजबूरी में आपका रिपोर्ट लिखना पड़ेगा। और बड़े बड़े भी अपराध किए हैं तो बड़ा बड़ा अपराध के लिए भी आपका रिपोर्ट लिखवाएगा। तो छोटे मोटे जो अपराध किए हुए रहेंगे ना, वह अपराध को अगर आप थाना में लेकर जाइएगा तो थाना वाले जो होंगे वो आपका एनसीआर लिखेंगे। एनसीआर, एनसीआर का मतलब नॉन कॉन्टाजेबल रिपोर्ट लिखा जाएगा आपका। और जब बड़े बड़े अपराध किए रहेंगे, किसी को मार दिए, मर्डर हो गया, हत्या हो गया, एकदम पूरा गले रेत दिया दूसरा को, अब गला रेता गया, तो छोटा मोटा अपराध है? नहीं, बड़ा अपराध है। तो बड़ा अपराध के लिए अपना रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाएंगे थाना में तो एनसीआर नहीं एफआईआर लिखवाएगा। तो जनरली एफआईआर ही लोग लिखवाते हैं। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और एनसीआर का मतलब होता है नॉन कॉन्टाजेबल रिपोर्ट। ये मान लीजिए कि कोई छोटा अपराध लेकर चला गया थाना में, कि मान लो कि गांव देहात में झगड़ा हुआ, दो लेडीज के बीच झगड़ा हुआ और दोनों के बीच हो गया झोटा झोटी। अब झोटा झोटी हुआ, कुछ नहीं हुआ, खाली लड़ाई हुआ, झोटा झोटी हुआ। अब झोटा झोटी होने के बाद जब थाना में जाएगा तो वहां पे पुलिस देखेंगे कि क्या बड़ा अपराध है कि छोटा अपराध है। अगर देख लिया कि कुछ नहीं हुआ है तो एनसीआर लिखवाएगा। ये मत सोचना कि अगर हम थाना तुम चला गया ना
तो तुमको रिपोर्ट लिखवाएगा, लिखा ही जाएगा। अगर नहीं रिपोर्ट लिखेंगे वो पुलिस थाने वाले तो फिर पुलिस के ऊपर भी आप एफआईआर कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। आगे बताएंगे पूरा डिटेल इसका। अब एनसीआर लिखवाने के लिए गए, अब वहां पे पुलिस आपस में बातचीत करेगी कि छोटा मोटा अपराध है भैया, से दोनों आपस में मिल जाइए, आगे इस मामले को ले जाने में बहुत आप लोग कहीं दिक्कत होगी तो यहाँ से मामला रफा दफा कर दीजिए। तो एनसीआर जो होता है ना, नॉन कंटेजेबल जो रिपोर्ट लिखवाते हैं ना लोग, ये खत्म हो जाती है। लेकिन मेन झमेला कहाँ पे होती है? एफआईआर के ऊपर, जिसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी कहा जाता है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मर्डर कर दिया, मार दिया, सुतरा उसको गोली मार दिया और वो मर गया। अब मर गया तो क्या छोटा मोटा अपराध है? नहीं, बड़ा अपराध है। यह एफआईआर करवाने के लिए चल गया थाना में। अब थाना में जाएगा ना, तो थाना में पुलिस बैठे होते हैं, थाना में पुलिस बैठे होते हैं। अब पुलिस जो एक थाना जो होता है ना, एक थाना में कई रैंक के पुलिस बैठते हैं। तो जो थाना का जो सबसे मेन अध्यक्ष होते हैं, जिसे थाना अध्यक्ष कहा जाता है, थाना अध्यक्ष, जो एक थाना की बात कर रहे हो, एक थाना का जो मेन मालिक होते हैं, सबसे हेड, जिसे थाना अध्यक्ष कहते हैं, और इसी को बोलते हैं एसएचओ। एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर, यही एसएचओ जो होते हैं वो थाना का अध्यक्ष होते हैं, मेन अध्यक्ष होते हैं। जिससे जैसे हम लोगों का चौपारण थाना का जो मेन अध्यक्ष है, एसएचओ है, वो दीपक कुमार सिंह है, दीपक कुमार सिंह है। अब उन एसएचओ के नीचे में जो पुलिस होते हैं वो एसआई रैंक पर होते हैं, एसआई, सब इंस्पेक्टर। एसआई के नीचे में पुलिस की जो रैंक होती है उसे एएसआई कहते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। एएसआई के बाद जो होती है वो एससी होती है, हेड कांस्टेबल, एससी हेड कांस्टेबल। कांस्टेबल के जो नीचे होती है वो कांस्टेबल होते हैं, सबसे नीचे कांस्टेबल। और कांस्टेबल के जो सबसे नीचे होते हैं वो होम गार्ड होता है, होम गार्ड। सबसे नीचे में कौन होते हैं? होम गार्ड। तो एक थाना में एक ही एसएचओ होते हैं, और उस एसएचओ का मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर। उस थाना, एक थाना का मेन अध्यक्ष स्टेशन हाउस ऑफिसर होते हैं, जो कि अभी हम लोगों को चौपारण थाना का जो मेन एसएचओ है वो कौन है? दीपक कुमार सिंह। उस एसएचओ के अंडर में एसआई होते हैं, जिसे सब इंस्पेक्टर कहते हैं। क्या एक ही तो एसआई होगा? नहीं, हो सकता है 4-5 एसआई हो सकते हैं, 4-5, जितना भी एसआई वहां पे जरूरतमंद के अनुसार रखा जाता है। वहां पे मान लीजिए एसआई 5 है, क्या एसआई जो एएसआई के पद पर रैंक पर होंगे जो पुलिस, वो क्या एक ही होंगे? नहीं, ये भी 7-8 हो सकते हैं। हेड कांस्टेबल पर क्या एक ही गो? नहीं रे, 4-5। कांस्टेबल क्या एक? नहीं, 2-3, कुछ भी हो सकता है। होमगार्ड क्या एक? नहीं, 2-3। वो संख्या वो डिपेंड करता है कि आपका एरिया कितना बड़ा है। तो ये, लेकिन एसएचओ एक ही होंगे। इस एसएचओ के ऊपर में होते हैं डीएसपी, इस एसएचओ के ऊपर में होते हैं डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस। डीएसपी के ऊपर जो होते हैं वो होते हैं एसपी, सुपरिटेंडेंट पुलिस। तो सबसे पहले कौन आएंगे? एसपी, एसपी के नीचे डीएसपी, डीएसपी के नीचे एसएचओ, एसएचओ के नीचे एसआई, एसआई के नीचे एएसआई, एएसआई के नीचे एससी, और एससी के नीचे सी, और सी के नीचे होमगार्ड। तो ये एक स्लैब बना हुआ है सबका पुलिसों की रैंक। अब बताते हैं कि एसपी का काम क्या है, डीएसपी का काम क्या है, एसएचओ का काम क्या है। एक जिले में, एक जिला में एक एसपी होते हैं, और उस एसपी के अंडर में कई सारे डीएसपी होंगे, और उस डीएसपी के अंडर में कई सारे एसएचओ होंगे, और उस एसएचओ के अंडर में कई सारे एसआई होंगे, और उसके अंडर फिर एएसआई, फिर एससी, फिर सी। मान लीजिए हम अपना जिला का बात करते हैं, हजारीबाग जिला का, हजारीबाग जिला, हजारीबाग जिला, अपना जिला का बात करते हैं, हजारीबाग जिला का। तो हजारीबाग जिला में एक एसपी होंगे, और जो हजारीबाग जिला के एसपी हैं उसका नाम है अरविंद कुमार सिंह, अरविंद कुमार सिंह एसपी। और इस एसपी के नीचे होंगे डीएसपी। क्या एक ही डीएसपी होंगे? नहीं रे, बहुत सारे डीएसपी होंगे, मतलब 7-8 डीएसपी तो होंगे ही होंगे, डीएसपी। अब इस डीएसपी के अंदर जो होते हैं वो आगे बताएंगे। एक हजारीबाग जिला में एक एसपी, एक एसपी का काम क्या है? तो हजारीबाग जिला में जितने भी थाना है, तो हजारीबाग जिला में टोटल 17 थाना है, तो 17 थाना का देखभाल करने का काम एक एसपी की होती है। हजारीबाग जिला में जितने भी थाना है वो सारा थाना को देखभाल करने का जिम्मा किनका है? एसपी का। और हजारीबाग जिला में टोटल कितने थाने? 17 थाना है। डीएसपी का काम क्या है? तो डीएसपी का काम है कि 4-5 थाना को देखभाल करने का जिम्मा एक डीएसपी की होती है। तो टोटल 17 थाना, 3-4 थाना का जिम्मा किसका है? एक डीएसपी का। इसलिए हम बोले डीएसपीओ की संख्या अधिक होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 17 थाना है और 3-4 थाना का जिम्मा एक डीएसपी को, तो और थाना बचा तो अगला डीएसपी को। अब मान लीजिए ये जो डीएसपी है
इस डीएसपी के अंदर 7-8 गो थाना है। मान लो कि एक पुलिस स्टेशन हुआ, 2 पुलिस स्टेशन हुआ, 3 ठो पुलिस स्टेशन हुआ एक डीएसपी के अंदर। अब इस डीएसपी के अंदर 3 पुलिस स्टेशन है और एक जिनमें से एक पुलिस स्टेशन जो हम लोगों का चौपारण है। कौन है? चौपारण एक पुलिस स्टेशन थाना जो है वो चौपारण थाना है। अब इस चौपारण थाना का एक होगा एसएचओ, एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर। अब इस एसएचओ के नीचे फिर होंगे कौन सा? एसआई। अब इस एसआई के नीचे फिर कौन होंगे? एएसआई। और एएसआई के नीचे फिर कौन होंगे? एससी, हेड कांस्टेबल। अब हेड कांस्टेबल का नीचे कांस्टेबल और इस कांस्टेबल का नीचे होमगार्ड। इतने ये रूल होती है। अब जरा देखिए, चौपारण थाना का एसएचओ है दीपक कुमार सिंह। हमारा जिला का जो एसपी है वो अरविंद कुमार सिंह है। अब एक एसपी के अंडर में रहेंगे 17 जिला, सॉरी 17 थाना। उस 17 थाना में से 3-4 थाना किसी एक डीएसपी के अंदर होगा। अब हमारा चौपारण थाना जिस डीएसपी के अंदर होगा, कोई ना कोई एक डीएसपी होगा। मान लीजिए मान लीजिए इस डीएसपी के अंदर में हम लोगों को चौपारण थाना है। अब चौपारण थाना के एक थाना अध्यक्ष होगा, जिस थाना अध्यक्ष का नाम क्या है? दीपक कुमार सिंह। उस थाना अध्यक्ष के अंडर में एसआई होंगे, एसआई के अंडर में एएसआई होंगे और एससी फिर सी फिर होमगार्ड। इसका मतलब एक थाना के अंदर इतना रैंक का पुलिस होंगे एक थाना के अंदर। तो ये चतरा भी था, उसी तरह से चतरा भी जिला है। उस जिला का अंडर, उस जिला के अंदर बहुत सारे थाना होंगे। अब उस जो एसपी है वो राकेश रंजन सर है, हाँ तो फिर श्री विकास कुमार पांडे सर है, जो भी है कंफर्म हमको पता नहीं। चतरा जिला के अंदर कई सारे थाना आएंगे। उस थाना में से एक थाना इटखोरी थाना है। चतरा जिला में टोटल 15 से 16 थाना आते हैं, 15 थाना आते हैं, जबकि हजारीबाग जिला में 17 थाना आते हैं। अब ये इटखोरी थाना में कोई एक एसएचओ होंगे, तो इटखोरी थाना का जो एसएचओ है ना वो अभिषेक कुमार सिंह है। इटखोरी थाना के जो एसएचओ है वो अभिषेक कुमार सिंह है। अब वहां के एसएचओ के नीचे कोई एसआई होंगे, एएसआई होंगे, एएसआई के बाद फिर होंगे एससी होंगे, सी होंगे, उसके बाद फिर होमगार्ड होंगे। तो ये हुआ स्लैब पूरा थाना का कंप्लीट किस रैंक का लोग रहते हैं वहां पे। अब कोई आदमी कांड कर दिया, मान लो किसी को मर्डर करे, कहानी तो आप मजा आएगा सुनने में। मान लो कि कोई व्यक्ति कांड कर दिया, कांड कर दिया मतलब उसको गोली मार के हत्या कर दिया। उस किसी व्यक्ति को गोली मार के हत्या कर दिया। एग्जाम्पल से समझाते हैं कि मान लो कि ए नाम का कोई व्यक्ति है और बी नाम को व्यक्ति को मारा, गोली मार दिया, गोली मार दिया। अब गोली मार दिया तो इसका घर वाले एफआईआर लिखवाने के लिए जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे भाई? तो अपना पुलिस स्टेशन में जाएंगे, अपना थाना में जाएंगे। लेकिन मान लो कि जो बी नाम का व्यक्ति है वह व्यक्ति, उसका घर है मान लो महाराजगंज, तो उसका थाना कहाँ होगा? चौपारण होगा। लेकिन यह व्यक्ति चौपारण अब में नहीं है, महाराजगंज में नहीं है, ये मान लो महाराष्ट्र में मुंबई में है। जब मुंबई में है तो वहां पे मर्डर हुआ इसका, तो वहां के लोग भी तो मुंबई थाना में जाएंगे एफआईआर लिखवाने के लिए। हाँ, तो जो व्यक्ति जिस थाना उसका है, अगर मान लो कि मेरा थाना अगर चौपारण है और हम दूसरे जगह रह रहे हैं और हम अपना एफआईआर लिखवाने के लिए दूसरा थाना में चले जाएंगे, तो उस एफआईआर को बोलते हैं जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर समझ में आया? जैसे मेरा घर महाराजगंज, मेरा थाना कहाँ है? चौपारण है। तो अगर हमारे ऊपर कोई कांड हुआ और कांड अपराधी किया गया और हम अपना एफआईआर लिखवाने के लिए अपना ही थाना में जाएंगे ना, तो एफआईआर कहलाएगा। लेकिन मेरा थाना है चौपारण, लेकिन हम रह रहे हैं महाराष्ट्र मुंबई में, तो मुंबई में अगर आप वहां पे भी तो थाना होगा, चौकी होगा। अगर हम उस मुंबई वाला पुलिस स्टेशन में जाएंगे अपना एफआईआर लिखवाने के लिए, तब पुलिस वाला देखेगा, अरे सतीश बाबू तो ये तो चौपारण थाना का भाई आया यहाँ पे एफआईआर लिखवाने के लिए, तब एफआईआर वहां पे लिखाएगा। लेकिन उस एफआईआर का एक स्पेशल नाम है जिसे जीरो एफआईआर के नाम से जाना जाता है। एफआईआर कैसे लिखेंगे सर? एफआईआर जो लिखवाता है, जैसे हमारे ऊपर कोई कांड हुआ है, बहुत सारा कांड होते रहता है हमारे ऊपर, मान लो कि कोई एफआईआर किया, मान लो हमारे ऊपर कोई कांड हुआ है और हम अपना एफआईआर लिखवाने के लिए जाएंगे चौपारण थाना में। तो चौपारण थाना में किस तरह से लिखेंगे? तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कि चौपारण थाना, चौपारण थाना, और नीचे में लिखेंगे कि ऐसा थोड़ी कि हमारे ऊपर जो कांड हुआ, ऐसा थोड़ी कि जो हमारे ऊपर जो कांड हुआ पहला नंबर कांड होगा, सो नहीं ना, बहुत सारे और कई सारे कांड हो चुका होगा। तो मान लेते हैं कि हमारे ऊपर जो कांड हुआ 203 नंबर का है और यहाँ पे लिखा जाएगा 2024। तो भी इस तरह से लिखाया जाता है एफआईआर। एफआईआर लिखवाएंगे ऊपर में चौपारण थाना, 203 नंबर का इसका अपराध का एफआईआर है 2024 में। ऊपर में केस संख्या लिखाता है और नीचे में साल लिखाता है कि कौन सा साल का है। इस तरह से आसानी रहता है। अगर मान लो
किसी व्यक्ति एफआईआर लिखवा कर आया घर और उनसे पढ़े लिखे व्यक्ति पूछे कि तेरा एफआईआर नंबर कितना होता है, तो डायरेक्ट बोल देगा कि मान लो 203/2024, तो उसको मारेंगे पहले 2-3 तमाचा। बोले कैसे? क्योंकि 203/2024 ये चौपारण थाना नहीं बताया, हो सकता है इटखोरी में भी, तो इटखोरी थाना में भी तो 2003/2024 हो सकता है, और जहां जहां थाना होगा वहां पे भी तो 203/2024 हो सकता है। तो ऊपर वाला थाना का नाम बताना बहुत जरूरी है। अब मान लो कि कोई एफआईआर कर दिया, एफआईआर लिखा गया, एफआईआर हम लिखवा दिए, एफआईआर लिखवा दी, एफआईआर लिखना जरूरी है, एफआईआर को लिखना जरूरी है। अगर आप गए पुलिस स्टेशन, थाना गए, वहां पे सबसे पहले आपका मुलाकात एसएचओ साहब से होगी। अगर आप मान लो गरीब परिवार से आते हैं और आपका ऊपर जो कांड किया वो बहुत अमीर है, तो आप एफआईआर लिखवाने के लिए जाएंगे कहाँ पे? एसएचओ साहब के पास। मतलब एसएचओ कौन है? दीपक कुमार सिंह सर है। अब उनके पास अगर हम जाएंगे लिखवाने के लिए एफआईआर, जो बगल मेरा जो सामने वाला व्यक्ति है, विपरीत वाला जो हमारे ऊपर अपराध किया, वो बहुत पैसा वाला है, तो वो जाकर दीपक कुमार सिंह सर को बोलेंगे कि हम आपको इतना पैसा देंगे, तो आप हमको एफआईआर, इनका एफआईआर मत लिखिए। अगर वो मान गए, दीपक कुमार सर जो हैं, अगर वो मान गए, पैसा पर अगर बिक गए, तब मेरा एफआईआर नहीं लिखाएगा। तब फिर क्या होगा? अगर मेरा एफआईआर नहीं लिखाएगा, तब हम दौड़े दौड़े इनको बार बार बोलेंगे, सर देखिए हम गरीब से हैं, हम गरीब परिवार से हैं, तो मेरा एफआईआर लिख दीजिए, हमारे ऊपर जबरदस्ती अपराधी का केस ठोका जा रहा है, हम गलत नहीं है। तो उधर तो पैसा पर बिके हुए ना, पैसा का ही खेल है। अब पैसा पर बिके हुए तो हम एसएचओ साहब को कितना एक लिमिट भरना उससे निवेदन हम कर सकते हैं। अब मान लीजिए जो एसएचओ सर है वो नहीं बात माने, तो फिर हम जाएंगे डायरेक्ट एफआईआर को ले दे कहाँ? डीएसपी के पास, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस के पास। अब डीएसपी जो है सामने वाला वो और अमीर है, वो बोला कि डीएसपी को भी हम घूस खिला देंगे। वाह रे भैया वाह, डीएसपी को भी पूरा पैसा दे दिया। अब डीएसपी भी मेरा एफआईआर नहीं लिख रहा है, तब हम क्या करेंगे भाई? डीएसपी सर भी जो है मेरा एफआईआर नहीं लिख रहे, तब हम क्या करेंगे? तब हम जाएंगे फिर किनके पास? एसपी सर के पास, सुपरिटेंडेंट पुलिस के पास। सुपरिटेंडेंट पुलिस, जो एक जिले के अंदर कई सारे थाने होते हैं, जो एक जिला के अंदर जितने भी थाने होते हैं ना, उस सारे थाने को कंट्रोलिंग करने का पावर किसके पास होते हैं? एक एसपी के पास। अब ये एसपी सर के पास गए, एसपी सर भी बोले कि चलो हम गए एसपी सर के पास, एसपी सर बोले कि ठीक है क्या दिक्कत है? तो बोले सर हमको ये बात है, पूरा अपना मैटर बताएं। तो बोले अच्छा ठीक है, हम तुम्हारा एफआईआर लिख देते हैं। जब डीएस पूछेंगे कि डीएसपी सर नहीं लिखे, तब बोलेंगे नहीं लिखे। एसएचओ सर नहीं लिखे, बोले नहीं लिखे। तब बोलेंगे अच्छा ठीक है हम लिखते हैं। जैसे उन्होंने कलम उठाए लिखने के लिए, वो सामने वाला विरोधी टीम एसपी सर के पास पहुंच गया, इनको भी पूरा घूस दे दिया। अब इनको भी घूस दे दिया, तब ये भी सिर्फ घूस खा लिए पैसा। ऐसा हालांकि इस तरह नहीं होता है, लेकिन हम समझाने के लिए बता रहे कि कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई सिचुएशन में तो इस तरह तो जरूर होता होगा। अगर इस तरह हो जाएगा तो गरीब लोग कैसे बचेगा? सो एसपी सर के पास भी वो घूस दे दिया, तो मेरा एफआईआर एसपी सर भी नहीं लिखे। तब हम कहाँ जाएंगे भाई अपना एफआईआर लिखवाने के लिए? तब हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डीसी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाएंगे। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठे होते हैं जज साहब, और वहीं पे वकील और जज के बीच में वार्तालाप चलती है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाएंगे हम अपना एफआईआर लिखवाने के लिए। बाप रे बाप, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठे जज मेरा एफआईआर लिख ही देंगे। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठे जज को कोई नहीं खरीद सकता। अब सोचिए जरा, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के लोग अगर जज को खरीद लेते ना, तो आज सलमान खान जो काला हिरन को मारे थे, उनके ऊपर केस नहीं चलता। क्या सलमान खान से भी कोई अमीर आदमी है उन्हें खरीद लेता जज को? नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जज को कोई नहीं खरीदता है। और उसको खरीदना मतलब शेर के मुंह में जो दांत होता है उसको खोदना होता है, तो उसको नहीं खरीदा जाता है। हम एफआईआर लिखवाने के लिए चले गए किनके पास? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला जज साहब जो है वो लिख दिए मेरा एफआईआर। वो हमको बैठा के पूछेंगे, क्या रे बाबू तुम एफआईआर लिखवाने के लिए गया था थाना में, सो नहीं लिखा? बोले नहीं चाचा, सॉरी नहीं जज साहब, नहीं लिखे। अब बोले अच्छा ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले जो बैठे जज होंगे तुरंत फोन लगाएंगे एसपी के पास। अब क्यों? क्योंकि मेरा एफआईआर तो नहीं लिखाया है। उसको चार झाड़ेंगे एकदम कि काहे नहीं लिखा इसका एफआईआर, तो अपना कुछ मजबूरी बताएंगे। मजबूरी में कैसे डायरेक्ट बोल देंगे कि घूस खाए हैं? इसको एसपी साहब चार झाड़ेंगे किसको? डी साहब किसको झाड़ेंगे? डीएसपी सर को झाड़ेंगे। क्या करेंगे? शर्म के चलते कैसे डायरेक्ट बोल देंगे कि हम घूस लिए उसके से? अब डीएसपी साहब चार गरियाएंगे किसको? एसएचओ साहब को। बोले वाह ठीक है, ले लिए तो घूस तो ठीक है। अब क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज बैठे हैं ना, वो एसपी को बोलेंगे चल इसका लिख जल्दी एफआईआर। तब जाकर एसपी इनको और जाकर इनको, एसपी डीएसपी को और डीएसपी एसएचओ को जाकर बोलेंगे, तब जाकर मेरा एफआईआर लिखवाएंगे। आप जरा बताइए मित्रों, अगर मेरा एसएचओ सर, स्टेशन हाउस ऑफिसर सर मेरा अगर एफआईआर लिख देते, तो क्या मेरा इतना दूर तक जाने का शौक था हमको? नहीं ना, नहीं। तो एसएचओ सर नहीं लिखे तब नहीं हमको ये मामला झेलना पड़ा।
एकदम झेलना पड़ा। जबकि बच्चों सीआरपीसी 154 के तहत, सीआरपीसी का पूरा नाम क्या होता है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सीआरपीसी 154 के तहत लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके यहाँ पहुंच गए थाना में तो उसका एफआईआर लिखना जरूरी है। अगर नहीं लिखिएगा तो हम आपका वर्दी भी उतरवा दे सकते हैं। बोला अच्छा, लेकिन जाने रहेंगे तब ना। अब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज है मेरा एफआईआर तो लिख दी, अब हम फिर जो मेरा एफआईआर नहीं लिखे हैं इस सारे सर, हम उनको छोड़ेंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे। तो हम जज साहब के पास बोलेंगे, जज साहब हमको यहाँ से यहाँ तक आने में बहुत समय लगा, बहुत हमको परेशानियां झेलना पड़ा, गोली मारने की धमकी भी दिया गया, हमको जान से मारने की धमकी भी दिया गया। तो एक काम कीजिए, अगर मेरा यहाँ पे एफआईआर लिखा जाता तो हम इतना दूर तक नहीं आते, मेरा समय बर्बाद हुआ, मेरा जो इतना दूर तक आने में जो पैसा खर्चा हुआ, वो पैसा हम बच्चों को मंथली वाला फीस बचा के रखे थे, वो वाला फी हम आपको दिए, तो मेरा बच्चा का भविष्य बर्बाद हो गया, मेरा बच्चा को स्कूल से निकलवा दिया गया है। तो एक काम करते हैं, एसपी सर भी मेरा एफआईआर नहीं लिखे थे, डीएसपी सर भी एफआईआर नहीं लिखे हैं, एसएचओ सर भी नहीं लिखे हैं, तो 166 ए के तहत 166 ए के तहत मेरा टाइम बर्बादी हुआ, वहां जाने में हमको टाइम विलंब हो गया, पैसा बर्बादी हुआ। सो हम 166 ए के तहत एसपी सर, डीएसपी सर और एसएचओ सर के ऊपर ही एफआईआर ठोकते हैं। बोला अच्छा, हाँ बच्चों, ये हमारे सब हुआ है। यदि कोई भी कर्मचारी या कोई भी पुलिस स्टेशन में जो एसएचओ सर है, डीएसपी, एसपी सर है, अगर आपका एफआईआर नहीं लिखते हैं ना और आपका टाइम बर्बादी होता है तो उन्हीं सर के ऊपर आप एफआईआर ठोक दीजिए, एकदम ठोका जाएगा एफआईआर। हो सकता है तो इनका वर्दी भी उतरवा जा सकता है अगर गलत ये काम करें किए तो। सीआरपीसी में लिखा हुआ, सीआरपीसी 154 में लिखा हुआ कि आपका एफआईआर लिखना फिक्स है, लेकिन ये घूस के चलते नहीं लिखे हैं तो 166 ए के तहत इसी को एफआईआर ठोक दीजिए, एकदम लिखा जाएगा, एफआईआर लिखा जाएगा, उनका जिंदगी चौपट हो जाएगा। तो वैसे इन लोग सर लोग नहीं करते हैं, एफआईआर जनरली लिख ही देते हैं, नहीं लिखते तब ये 166 ए ठोक देना है, एकदम ठोक ही देना है, डरना नहीं है किसी से, ठोक दो एकदम। लेकिन यही एसएचओ सर ही लिख देते हैं। अब जरा क्या होता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर ना झूठा अपराध डाल दिया जाता है। एक सिचुएशन के अनुसार हम बताते हैं कि अगर आपके ऊपर झूठी एफआईआर डाला गया है तो आप क्या कीजिएगा। कि आपका गांव है, ठीक, आपका गांव में दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है मान लो ए और एक का नाम है बी, ठीक, दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ है। ए जो है, इनका दो बेटा है, एक और एक दो, इसका जो है भी 3 बेटा है, ये दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। बी जो है वो इसको बहुत मारा, ए को बहुत मारा, खट्टल बांस से मारा, लेफ्ट साइड मारा, बहुत मारा, इसका बेटा को भी मार दिया। लेकिन ये जो है, ए को जब मार पड़ा तो ये कहाँ जाएगा? थाना जाएगा कि नहीं जाएगा? एफआईआर लिखवाने के लिए थाना जाएगा। एफआईआर लिखवा दिया बी के नाम से और इसका तीनों बेटा, 3, 4 और 5वां नंबर के बेटे, तीनों बेटा का नाम डाल दिया एफआईआर, जबकि लड़ाई के दिन में 5वां नंबर का बेटा यहाँ पे मौजूद ही नहीं था। तो फिर इसके ऊपर तो झूठा एफआईआर हुआ, ये बेचारा था ही नहीं, लेकिन इसको झूठा एफआईआर में नाम डाल दिया। एफआईआर में नाम डाला गया तब तो ये देखेगा नहीं, तब ये देखेंगे नहीं ना, पुलिस साहब जो होते हैं वो तो नहीं देखने आते हैं कि 5वां नंबर वाला बेटा जो यहाँ लड़ाई में मौजूद था कि नहीं मौजूद था। तब ये क्या करेगा, 5वां नंबर के ऊपर तो झूठा एफआईआर लग गया, तब इसके लिए दो कंडीशन है। ये तुरंत जाना, जब इसका नाम डलाया है ना, तब ये तुरंत 5वां नंबर को बेटा को तुरंत जाना चाहिए हॉस्पिटल, तुरंत जाना चाहिए। और वहाँ 5 नंबर का सरकारी एक होता है चिपकाने वाला, वहाँ पे डॉक्टर साहब के पास जाके बोले, डॉक्टर साहब मेरा पेट में दर्द है, छाती दर्द दे रहा है, उल्टी हो रहा है, नाक जुठू तोड़ दो, ऐसे नाक को छेद दो, जुठू आंख में जबरदस्ती ऐसे करो, आंख कान में रुइया डाल दो जबरदस्ती, बोलो छाती दर्द दे रहा है, पेट दर्द, भले अंदर से दर्द दे चाहे नहीं दे, आप नहीं दर्द दे रहा, वहाँ पे डॉक्टर साहब से दवा ले लो, बिल लिखवा लो कि हाँ ये चीज का दर्द था, अंदर से चेकअप हो तो डॉक्टर कुछ नहीं बताएं। लेकिन वहाँ पे जैसे डॉक्टर लोग लिख दिए ना कि नहीं फलानवा नाम का जो 5वां नंबर लड़का है, फलानवा का बेटा जो 5वां नंबर है उसका बेटा है, 5 वाला, उसका आया था हॉस्पिटल इतना तारीख को इतना बजे आया था और उतना ही टाइम में केस किया होगा, तब बिल लेते जाएगा पुलिस के थाना के पास। फिर भी पुलिस के थाना में जब बिल दिखाएगा ना कि देखिए सर जिस समय लड़ाई हुआ था वहां पे मौजूद नहीं थे, ये मैंने झूठा एफआईआर डाल दिया, तब आपका नाम एफआईआर से कट जाएगा। फिक्स है, अगर आप सच में अपराध नहीं रहेंगे तो आपका कुछ ना कुछ तो प्रूफ होगा, और जब प्रूफ होगा तो प्रूफ दिखाइएगा, तब फिर आपका नाम एफआईआर से कट जाएगा। लेकिन दूसरा कंडीशन में क्या होगा कि मान लीजिए पुलिस थाने वाले आपको मान ही नहीं रहे कि नहीं ये लड़का था, प्रूफ आपके पास अभी तत्काल में मौजूद नहीं हो पा रहा है, तब एक काम कीजिए, आप जैसे आपका नाम एफआईआर में डलाया ना, आप अपने पिता या जो भी आपके घर के गार्जियन है उनको बोलिए कि चाचा आप दौड़े दौड़े चल रही है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठे होते हैं जज, और जज को बोलिए, इनको बोलना है, जज को बोलिए कि जज साहब देखिए जो फलानवा नाम का मेरा गांव में ये नाम का व्यक्ति है, हमारा झूठा एफआईआर डाल दिया जज साहब, तो हम आपको ना, हम अपराध नहीं है ये हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे, आप हमको 10 से 15 दिन का समय दीजिए। बोला किसो बात है, जज साहब विश्वास कर लेते हैं, बोला हाँ जज साहब तो आप दीजिए, हम आपका प्रूफ करके दिखाएंगे। तब ठीक है, तब जज साहब इतना बड़ा एक पेपर देंगे, उसमें लिखा रहेगा कि फलाना आदमी को, फलाना का बेटा का नाम ये है, इस बेटा को हम इसको प्रूफ जुटाने के लिए 10 या 15 दिन का समय देते हैं, हम इसको एक बेल देते हैं।
तब तक के लिए हम आपको एक बेल देते हैं, जिस बेल को बोलते हैं बच्चों एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल, इसी को हिंदी में बोलते हैं अग्रिम जमानत। इसी को हिंदी में बोलते हैं अग्रिम जमानत। अब इतना बड़ा जो आपको बिल मिला है ना, आप ले ले घर आ जाइए। आज जैसे पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आएगी, आप पुलिस लोग को दिखाइए, चाचा आई हैव एंटीसिपेटरी बेल, मेरा पास एंटीसिपेटरी बेल है। जैसे आपको हाथकड़ी लगाने आएंगे ना, आप लीजिए, छुएगा नहीं। जिस तरह स्टैचू में कैसे होता है, या स्टैचू तो सीधा खड़ा हो जाता है, आप उसी तरह एंटीसिपेटरी बेल दिखाइए। पावर नहीं है पुलिस को कि आपको पकड़ के ले जाएगा फिर जेल को, लेकिन कब, जब एंटीसिपेटरी बेल लेकर आइएगा तब। और एंटीसिपेटरी बेल आपको कहां से मिलेगा, डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, वहां जाइएगा तब आपको अग्रिम जमानत दिया जाएगा, एंटीसिपेटरी बेल दिया जाएगा। जब एंटीसिपेटरी बेल आ जाएगा ना, तब तक आपको पुलिस मजाल है जो आपको छू देगी, कोई माँ के लाल पुलिस नहीं जो फिर आपको हथकड़ी लगा के अरेस्ट करके ले जाएगी। कब, जब एंटीसिपेटरी बेल लीजिएगा तब। फिर आप जो 10 दिन का समय लिए हैं, वो 10 दिन के समय के अंदर अपराध नहीं है वो प्रूफ करके दिखाइए, तब फिर आपको एफआईआर से नाम कट जाएगा। ये हुआ अपराधी कि कैसे कैसे अरेस्ट किया जाता है। अब जो होती है क्या बच्चों, मान लीजिए किसी को एफआईआर लिखवा गया। अब एफआईआर लिखा जाने के बाद क्या होता है, किसी का एफआईआर लिखा गया, किसी का एफआईआर क्या हुआ, लिखा गया। जैसे आपका एफआईआर लिखाएगा ना, तब आपका तैयार होगा केस डायरी में सब चीज आपका बना रहेगा एक स्लैब में, कि फलना तारीख को इतना बजे, इतना तारीख को इतना बजे यहाँ गया था देखने के लिए। लेकिन जो होता है ना, एसएचओ साहब बहुत होशियार हैं, वो बोलते हैं क्या कि हम अपने जहाँ जिस व्यक्ति को एफआईआर हुआ है उस व्यक्ति के घर हम अपने जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो एक काम कीजिए, इन्हीं जो एसआई, एएसआई, एससी, सी और एचक्यू, होम गार्ड के जो रैंक पर होते हैं, ये सब जो रैंक होते हैं, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और होम गार्ड, ये सब में से ही एसएचओ साहब किसी एक पद वाले व्यक्तियों को आईओ बनाएंगे। तो आईओ कौन बनाते हैं, एसएचओ साहब बनाएंगे। इन्हीं कांस्टेबल वाले में हम ये एसआई को बनाएंगे। तो मान लो कि एसआई भी तो बन सकता है, कोई भी बन सकता है, जिसको एसएचओ साहब का मन होगा वही बनाएंगे। आईओ का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। आईओ का मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो आपके यहाँ जो एफआईआर हुआ है आपके ऊपर, तो पुलिस आपके घर में देखभाल करने के लिए आएगी कि नहीं, तो एसएचओ साहब आएंगे। कभी नहीं आते हैं एसएचओ साहब, आते हैं बहुत सिचुएशन गंभीर रहता है तब। एसएचओ बनाते हैं आईओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अब उन्हीं आईओ के ऊपर 100 पूरा जिम्मेवारी हो गया है। यही एसएचओ साहब लिख देते हैं डायरी के नीचे में कि मैं फलना आदमी, मान लो कि राम नाम का कोई व्यक्ति है जो ऐसा एएसआई के पद पर है, वो लिख देंगे कैश डायरी के नीचे कि एएसआई के रैंक पर राम कुमार सिंह को हम आईओ बनाते हैं, केस नंबर इतना पर, जिसका एफआईआर नंबर इतना इतना है, उसको हम आईओ बनाते हैं। अब सारा जिम्मेवारी किसका होगा, आईओ साहब को, एएसआई साहब। ये आपके घर तरफ आएंगे देखभाल करने के लिए, केस आएंगे देखभाल, शुरुआत दिन में आएंगे ना, तो वहां पे लिखा जाएगा आपका कि केस डायरी में सब स्लैब बना हुआ रहता है कि फलना तारीख, मान लो आज है 17 तारीख 2024, इतना तारीख को वो देखने के लिए आए हैं, इतना ऑफिसर, इतना पुलिस लोगों के साथ में सब चीज डायरी में लिख के आएंगे कि 17 तारीख 9वां महीना 2020 को हम आईओ राम कुमार सिंह पुलिस ये नाम एसआई रैंक का पुलिस फलना को, एससी रैंक को पुलिस फलना को हम अपने साथ एक जीप के साथ देखभाल करने के लिए एफआईआर नंबर इसके घर गए थे। जो चीज देखेंगे ना, वो सब चीज लिख देंगे उस दिन। ये जो देखभाल करने की जिम्मा होती है बच्चों 60 से 90 दिन तक होती है, जो 20 कभी 15 दिन पर जाते हैं, कभी 10 दिन पर जाते हैं। केस डायरी का मतलब ही होता है कि जो पुलिस आपके घर तरफ देखने के लिए आते हैं ना, उस सबको एक डायरी में रिकॉर्ड करके लिखते हैं। और जब सारा केस डायरी लिख लेंगे, आपका पूरा जो चीज जरूरी था वो चीज लिखा गया केस डायरी में, तब जाएगा आपका केस सुपरविजन के लिए। सुपरविजन क्या होता है, जो कैश डायरी में लिखा है ना, हाँ, जो कैश डायरी में आपका लिखाया है ना कि फलाना आदमी सचमुच में मर्डर किया था, बैल बाबू फाटल बांस से मारा है, एकदम लुआठी से मारा, तत्काल लुआठी से मारा है, जर गया ये पट्टी वाला, जब खोपड़े जर गया, मारा है एक लेडीज को, नकिये टूट गया, नथुन उतर गया, नकिये टूट दिया उनका, तो सच में मारा। सच उनका गांव वाले भी लोग बोल रहे थे कि नहीं ये गलत है। तब हम देखिए आईओ बोलेगा कि देखिए, आईओ जो है सजाकर एसएचओ साहब को दिखाएंगे, देखिए एसएचओ साहब हम ये केस डायरी में रिपोर्ट तैयार किए हैं। जैसे एसएचओ साहब देखेंगे इसको, क्या किए देखेंगे, आपको यहाँ तक मामला सल्टाना है भैया तो सल्टा लो। जैसे यह मामला कोर्ट में जाएगा ना, तो फिर लेनी के देनी पड़ जाएगा। तो जब तक आपके ऊपर एफआईआर हुआ है ना, तो कोर्ट में जाने से पहले अगर मामला रफा दफा होता है तो करवा लो, नहीं तो फिर बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तब उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, बहुत अच्छा बात है लिखा हुआ हम लोग का संविधान में, बशर्ते पूरा जानना चाहिए। अब एसएचओ साहब देखेंगे डायरिया को, अरे फलाना आदमी मारा है रे, अरे बाप रे बहुत मारा है रे, मारा है
एकदम बहुत खतरनाक मारा है रे, 4-5 गो आदमी मिल के मारा है, धारा 34 लगा देगा। बाप रे बाप, 5-6 गो आदमी एक जगह इकट्ठा हो गया था, धारा 144 लगा दिया। अरे बाप रे बाप, 201 लगा देगा, 300 लगा देगा, फिर 301 लगाएगा, सॉरी 302 लगाएगा, फिर 307 लगा 304 लगाएगा, फिर 307 लगाएगा, 309 लगाएगा, 311 लगाएगा, 312 लगाएगा, 312 लगाएगा, फिर 315 लगाएगा, फिर लगाएगा 365 लगाएगा, फिर 376 लगाएगा, फिर 376 बी लगाएगा। इतना सारा धारा आपका, सब धारा का अलग अलग काम है। जैसे 34 लगा दिया, अगर आपके ऊपर दिखेगा अरे फलानवा आदमी है ना, तो उसका मारा है, 4-5 गो आदमी मिलकर मारा है रे, अरे बकलोलवा तो धारा 34 आपके ऊपर ठोका गया। बोल कहीं का 144 लग गया, मतलब 4-5 गो लड़का एक जगह इकट्ठा हो गया था, धारा 144 लग गया। 201 में क्या बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर धारा 201 लग गया, इसका मतलब भकलोलवा जिसको मारा है ना, मारा लाठी से और लाठियों गायब कर दिया, मतलब मारा और सबूत मिटाने का प्रयास किया, धारा 201 लग गया। 300 धारा 300 लग गया, मतलब ये परिभाषा बताता है कि ये परिभाषा बताता है। 302 लग गया, इसका मतलब कोई व्यक्ति किसी को मारा और भकलोलवा मर गया, अगर मर गया तो धारा 302। बाप रे बाप, 302। 307 में क्या होता है, अगर मारा और बच गया, किसी को मारे गोली और बच गया, तो धारा 307 लग जाएगा। इसी तरह से कई धाराएं होती है जिसका काम अलग अलग है। जैसे 376 है, 307 है, 309 है, 312 है, 315 है, कई सारे, सब धारा के अलग अलग है। अगर आप किसी औरत की गर्भ में अगर बच्चा पल रहा है, किसी औरत की गर्भ में बच्चा पल रहा है और वह बच्चा को मार दी, जानबूझकर मार दी, तो मार दी ना, तो उसके ऊपर भी धारा लग जाएगी। मार दी बचवा को और कहीं डॉक्टर लिख दिया कि नहीं सचमुच में ये जानबूझकर उसको मारी है, तब आपको धारा। कोई व्यक्ति नहीं होता है, किसी दो महिला होती है, एक महिला दूसरे को मारने के लिए प्रेरित करती है, अरे तुम नहीं जानती है, तो पति तुमको नहीं चाहता है, तो देखते हैं दूसरा आदमी को मोटरसाइकिल पर बैठे ले जाता है, हम रहते तो तुम मर जाते, अरे बकलुलिया कहीं का मर जाती, तो मतलब एक महिला दूसरे महिला को मजबूरी कर रही है मरने के लिए, बकलुलिया मर, दूसरी मर, तब लगेगा धारा 312, सॉरी हाँ 315 धारा लग जाएगी। आत्महत्या के लिए प्रेरित करना 315, 312, 376 में धारा में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी गर्ल्स के साथ, अगर एक लड़का किसी गर्ल्स के साथ रेप किया, जबरदस्ती रेप किया, तो आपके ऊपर धारा 376 लग जाएगी। और 4-5 को लड़का मिल के रेप किया, तब धारा 376 बी लगेगी। तो ये धारा का अलग अलग काम है। आप जरा बताइए मित्रों, ये सब अलग अलग हमको नहीं बताना था, लेकिन ये सब बता दिए। चलो सुनो, सुपरविजन के लिए जाएंगे। जैसे मेरा केस डेयरी तैयार होगा, और तैयार कौन करेंगे, आयु साहब बोलेंगे एसएचओ साहब को, सर देखिए हम डेयरी तैयार कर दिए। अब एसएचओ साहब बोलेंगे डीएसपी सर को कि सर देखिए हम लोग का थाना का मामला खत्म हो गया, जो चीज काम कांड किया है सारा कांड यहाँ पे लिखा गया है। तब अब तैयार होगा चार्ज शीट तैयार होगा। तीसरा नंबर में जैसे चार्ज शीट तैयार होगा, जितना भी लंबा चौड़ा कहानी इसमें लिखा है मैडम, सबका कोड लिखा जाएगा कि क्या मारा है भैया, तो एक लड़का एक लड़की को रेप कर दिया है, तब उसको मारा है, तब वहां पे डायरेक्ट लिखा 376। 4-5 को लड़का मिल के रेप किया है और वह बेचारी मर गई, तब लगेगा धारा 376। अब जरा सोचो, वहां पे आपका लिखा हुआ है केस डायरी में कि एक लड़का रेप किया है एक लड़की को और वो लड़की मर गई। क्या इतना लंबा पढ़ने का टाइम है जज साहब को? कभी नहीं टाइम है। तब चार्ज शीट का मतलब होता है वैसा शीट जिसमें जितना भी कांड हुआ उसका कोई ना कोई एक कोड होता है, कोड जो सबका कोड अलग अलग है। 376 लग गया, मतलब एक लड़का एक लड़की को रेप करके मार दिया। 376 बी लग गया, इसका मतलब 4-5 को लड़का मिल के लड़की को रेप किया है। धारा लग गया 34 मारनो दू, इसका मतलब मारा और बकलोलवा मार गया। 307 लग गया, तो मारा और बकलोलवा बच गया। तब ये सबका अलग अलग धारा का काम होती है। चार्ज शीट तैयार होगी। अब चार्ज शीट जैसे तैयार हुआ, आपका कहानी खत्म। आप चल जाएंगे, चार्ज शीट आपको ले जाएंगे पुलिस या एसएचओ से डीएसपी साहब। सुपरविजन का मतलब होता है अच्छे से देखभाल करना। अब चार्ज शीट तैयार हो गया, यही चार्ज शीट जाएगा फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और लेते कौन जाएंगे भाई? यही डीएसपी सर, ये सब एसएचओ डीएसपी एसपी सब लेते चल जाएंगे आपका केस चार्ज शीट बनाकर। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बच्चों, यहाँ पे मामला खतरनाक हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब आपका एफआईआर चला गया ना, तब वहां पे 2 कंडीशन हो सकती है जज के पास। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका मामला गया तो आपका होगा जेल, तो फिर होगा बेल। फिक्स है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले जज अगर मान लिए आपको बातों को, आप सच में अपराध नहीं है, तो आपका हो जाएगा जेल, बेल। लेकिन जब आप सच में कांड किए हैं, तब आपका क्या हो जाएगा? जेल हो जाएगा। जेल अलग होती है और थाना अलग होती है। जेल की पुलिस जो होती है ना, वो थाना के पुलिस से कोई मतलब नहीं रहता उसको। थाना का पुलिस अलग और जेल का पुलिस अलग होती है। अब आपका हो गया मान लो जेल, 14 साल का खतरनाक। ये बकलोलवा जो जेल गया ना, वो ये वाला कांड करके गया, धारा 307। बकलोलवा मारा और बच गया, तो ये तो इसका पास तो सबूत है। जैसे हमको कोई मारने के लिए आएगा गोली और हम बच जाएंगे, तो नहीं बोल देंगे वही मारा है हमको, मारने का प्रयास किया है तो। हाँ, तब जेल चल जाएगा वो। कितना साल का? मान लो कि 10 साल का जेल चला गया, 10 साल का जेल चला गया।
आप 10 साल का जेल चल गया, बोला ठीक है, वहां पे खाना उना मिलेगा, जेल में बहुत अच्छा जिंदगी जीता है। अब क्या हुआ, पुलिस जो है ना इसके ऊपर गुस्सा गया, बोला कि हमको बहुत दर्द दिया है, बकलोलवा जिसके ऊपर एफआईआर हुआ था, हमको बहुत दर्द दिया है, तो ये काम करते हैं, यहीं पर पुलिस अगर चाहेगी ना तो आपको मार देगी, रिमांड मांगेगी, रिमांड दीजिए हमको जज साहब। तो अगर जो आपको आयु जो केस आपका लिखा था डायरी में, वो आएंगे दौड़े दौड़े जज के पास, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठे जज के पास। अब जज को बोलेंगे जज साहब से देखिए ना एक तो हथियार मिला है, एक तो क्या मिला है, हथियार मिला है, तो कहा जा रहा है इसके गांव में कि यही जो लड़का है जो मर्डर किया है और बच गया है, यही जो लड़का है यही लड़का का हथियार है। तो ये काम कीजिए जज साहब, इस जो जेल में इसको 14 साल का सजा दिए ना जज साहब, इसको आप हमको ना 15 दिन का हमको समय दीजिए, हम इसे पूछताछ करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे कि क्या सचमुच इसी का हथियार था। तब पुलिस से मांगेगा रिमांड, क्या मांगेगा, रिमांड। पुलिस इसको 14 दिन के लिए रिमांड पर भेजेगी, पुलिस चाहेगी तो यही 14 दिन के अंदर मार सकती है। कैसे मारेगी, सिचुएशन समझिए। मान लो कि हमको 10 साल का सजा था, पुलिस हमको जो है वो बोली कि जज साहब हम इसको जांच पड़ताल के लिए 14 दिन का समय दीजिए, हम इसको रिमांड पर लेते हैं। होता है जज, देखिएगा पुलिस लोग रिमांड पर मांगते हैं, अब रिमांड पर लेंगे 14 दिन तक। अब क्या हुआ, जैसे हमको ले जाएंगे ना थाना लेते आएंगे पहले, और शुरुए दिन में ये मार मारेंगे, यहाँ बंदूक लगा के ऐसे उठा देंगे, यहाँ बंदूक लगा के ऐसे उठा देंगे, ऐसा ऐसा जगह पे मारेंगे, बाप रे, जो दिखाने लायक, पीछे मारेगा, बाप रे बाप, जो दिखाने लायक नहीं रहेगा। ऐसे जब उठा देंगे ना तो हाथ फिर ऐसे जबरदस्ती करेंगे जो कुछ होने वाला नहीं है, दर्द से ईह मांगे मात चली आइएगा बच्चों, बहुत दर्द होगा। लेकिन पुलिस को मन खटा गया, बोला ससुरा और ज्यादा इसको मार ही देना उचित है। तब पुलिस लोग सोचेगी इसको मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तब पुलिस कोई को पुलिस बोलेगा नहीं मार दिया जाए, बोला बैला, बोला ठीक है, बीच जंगल में आपको लेते जाएंगे, बोलेंगे कि बेटा तुम भागना है तो भाग जाओ। अब भागने मौका खोजेगा कि चलो पुलिस तो बहुत अच्छा है, हमको भागने के लिए बोल दिया है। अब अपना गाड़ी से उतारेंगे पुलिस लोग उस व्यक्ति को और बोलेंगे तुम भाग जाओ। जैसे यह व्यक्ति भागेगा ना, एक पुलिस उसके पीछे पीछे जाएगा और इसको गोली मार देगा, गोली मार देगा, 2-3 गोली मार देगा इसको, तब यह व्यक्ति मर जाएगा। और जब इसका रिपोर्ट दिखाने के लिए जाएंगे जज साहब के पास, कि जज साहब के पास अगर मामला जाएगा कि जो रिमांड पर व्यक्ति को ले गया था जो पुलिस, वह उसको मार दिया, तब वहां पे पुलिस वाले बताएंगे। तब यहाँ पे पुलिस वाले देखो कितना होशियार है, इसको दौड़ कर, इसको चाहते तो खड़े खड़े मार सकते थे गोली, लेकिन इसको बोले नहीं तुम दौड़ के जाओ तब हम तुमको मारेंगे। क्यों पता है बच्चों, क्यों, इसको रीजन भी है। अगर कोई व्यक्ति दौड़ के जाएगा ना, दौड़ के जाएगा, उसको गोली मारा जाएगा तो उसके शरीर के अंदर जो गोली छेद के जाएगा ना, वो तिरछा गोली जाएगा। और जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा और वहां पे देखा जाएगा कि भकलवा पुलिस मारा है इसको गोली, तब पुलिस वहां पे बोलेगा सर जज साहब ये व्यक्ति गाड़ी से भाग रहा था तब हम इसको गोली मारे, देखिए ना गोली पोस्टमार्टम में तिरछा गया है कि नहीं गया है। तब जज साहब देखेंगे अरे सचमुच में तिरछा भागा, एक मतलब इस सचमुच में भकलोल था, तब नहीं भागने का प्रयास किया, तब नहीं इसको पुलिस गोली मार दिया, इसलिए भागने के लिए बोलता है। जब सीधा सीधी खड़ा रहेगा, गोली सीधा मारेगा तो गोली सीधा छेद के निकल जाएगा, तब वहां पे जज साहब बोलेंगे अरे बकलोल तुम इसको खड़ा करके मारा है, इसको गोलियां सीधा गया है, हम तोरे वर्दिया उतरवाते, तू भाग यहाँ से, तुम गंदा काम करता है रे। इसलिए पुलिस लोग रिमांड पर जब ले जाते हैं ना तो भगा देते हैं जानबूझकर, और दौड़ेगा तब गोली मारेगा, और जैसे गोली मारा गोली तिरछा घुसेगा, और तिरछा घुसेगा तो जज साहब टुकुर टुकुर देखेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, भकलोलवा भाग रहा था, ठीक ही किया मारा सो। अब ये पुलिस को रिमांड पर, भगवान ना करे कोई व्यक्ति रिमांड पर जाए, नहीं तो पुलिस आपको जान ले लेगी, मार ही देगी पुलिस। ये हुआ पूरा हम लोग का कहानी कि हम थाना में जाएंगे, मेरा एफआईआर होगा, तब हम कैसे बचेंगे, चार्जशीट क्या होता है, केस डायरी क्या होता है, सुपरविजन क्या होता है, एफआईआर क्या होता है, जीरो एफआईआर क्या होता है, धारा क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है, आईपीसी क्या होता है। ये जरा 3 चीज हम अभी नहीं बता पाए, 3 चीज जरा देखिए तो, 3 चीज होता है, एक आर्टिकल्स होता है, एक आईपीसी होता है, एक सीआरपीसी होता है। आर्टिकल्स को ही बोलते हैं अनुच्छेद और इसको बोलते हैं धारा। आर्टिकल्स का मतलब होता है, आर्टिकल्स एक किताब है, सॉरी संविधान एक किताब है, इस संविधान में सारा अनुच्छेद लिखा हुआ है। अनुच्छेद का मतलब होता है बच्चों कि इस भारत देश में जितने भी लोग रह रहे हैं तो एक नियम कानून से रह रहे हैं ना, तो हम स्वतंत्र भारत में रह रहे लोगों इस देश में किस ढंग से चलेंगे, किस ढंग से व्यवस्थित ढंग से रहेंगे, तो जो हमारे ऊपर कानून काम करता है वो संविधान का अनुच्छेद का नियम काम करता है। लेकिन जब हम किसी को मार दिए और मेरा ऊपर एफआईआर हो गया और हमारा कांड चला गया थाना में, तब वहां पे अनुच्छेद खत्म, तब वहां पे काम करेगा धारा, आईपीसी। आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पीनल कोड, धारा, मतलब पुलिस आपको ले गई तो अनुच्छेद खत्म, धारा चलेगी। और जब आपका ही मैटर चार्जशीट बन के चल जाएगा कोर्ट में, तब आपका धारा खत्म, लग जाएगी सीआरपीसी, मतलब आप भारत देश में रह रहे हैं तब लगेगी अनुच्छेद, और जब आपका कोर्ट में, सॉरी जब आपका थाना में चला गया बात तो लगेगी धारा, और जब आप चले गए कहाँ, थाना से चले गए कोर्ट, तब आपके ऊपर लगेगी सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड
इंडियन पिनल कोड आर्टिकल, टोटल आर्टिकल्स की संख्या 395 है। इसी तरह धारा की भी संख्या अलग है, सीआरपीसी की भी संख्या अलग है। ये हुआ हम लोग का डिटेल कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद।